पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन में रासायनिक गुण में समानता और असमानता। तो हमने आपको बताया कि बेटा समानता में हम 4 पॉइंट तैयार करेंगे और 4 में से कोई 2 ही पेपर में आता है। तो शायद 3 तो दिखा दिए हैं। कोई डाउट है? नो सर। और तीसरा पॉइंट जो बताए थे वो बताए थे कि इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये अभी आगे और आने वाला है। और वो हमने आपको नाम दिया था, आप लोग बताइएगा। हाइड्रोक्सिलेमिन, और क्या बनाएगा वो भी बताएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजोल बनाएगा, हाइड्रोक्सिलेमिन ऑक्सीजन, सेमी कार्बन बनाएंगे और फिनिल हाइड्रोजन। और हमने रिएक्शन समझा दिया। अब आपको दिक्कत नहीं ना आ रही है? अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताइए किसी का कोई डाउट है? तो अब चौथे पॉइंट में बात करें। नाम है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हिंदी में बेटा लिखना चाहो तो जानते ही हो, कंडेंसेशन माने संघनन होता है। एल्डोल अंग्रेजी नाम है, वो तो यौगिक का नाम है। तो एल्डोल संघनन, इस पर पेपर में 60 नोट बन के आएगा। तो चलो देखते हैं। अब आपको याद रहे कि ये समानता का गुण है। तो समानता का गुण का मतलब ये हुआ कि अगर एल्डिहाइड पर ही प्राइवेट अगर एल्डिहाइड एल्डोल बनाएगा तो कीटोन भी वैसा करेगा, तब ना समानता होगी। समानता मतलब ही होता है कि एक जो करे वही दूसरा करे, तब तो समानता है। अब ऐसा ना करे तो समानता है, तो बड़ी कॉमन बात है। तो देखिए कैसे होनी चाहिए, तो चला जाए समझ लीजिए, फिर बाद में लिखिएगा। देखिए कंडेंसेशन का मतलब है जैसे ये आप पहचानेंगे एसिटाल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल, मतलब कंडेंसेशन में उसी का अणु एक करता है। तो जैसे ये देखिए एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल हो गया है ना। इसको लो टेम्परेचर पूरा लिखिए। लो टेम्परेचर माने निम्न ताप, आए तो पूरी लो टेम्परेचर और डाइल्यूट सोडा लाइन, इससे तो परिचित है। डाइल्यूट सोडा लाइन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ये दोनों के दोनों संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। अभी दिखाऊंगा कि इसको एल्डोल क्यों कह रहे हैं। ठीक है बेटे? देखो कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन याद ना करना पड़े इसलिए इसको याद करके खोलने वाच करो। CH3C बोलो बोलो प्रॉब्लम बोलो, यहाँ अनसिक्योरिटी है ना, एडिशन की समस्या। बताओ अब इसको देखो कैसे तोड़ना। CH3 CH4 डाउट्स? अब ये H चला गया यहाँ, चला गया। अब जब ये यहाँ चला गया तो बोलो हाई बॉन्ड खाली हो गया। अब ये बोलो OH हो गया। और अब ये और ये बंडल जो खाली हुआ है ये दोनों आपस में जुड़ गए। सही है? अब देखो कैसे, बोर्ड में देखना, नहीं आएगा तो खड़े होकर बताना। बोलो C, बोलो अब ये OH हो गया। देखो पहले 6 2 8
ये 6 2 8 बोल रहा हूँ तो समझ जा रहे हो ना? Yes, sir. क्योंकि दो बॉन्ड डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। Yes, sir. और ऑक्सीजन छठे समूह में है, Yes, sir. उसको 2 चाहिए। Yes, sir. चलो, इतना तो पर्याप्त है, इतना तुम्हारे पास है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 2 8। अब देखो, अब ये हाइड्रोजन जानते हो सिंगल बॉन्डेड होता है। Yes, sir. अब ये जाके इसको 6 एक साथ काट कर लिया। Yes. अब यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब वो बॉन्ड फ्री हुआ, वो जा रहा है इसके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि यही वाला यहाँ गया हुआ है। Yes, sir. बताओ दिक्कत हुआ? No, sir. अब जब ये यहाँ गया तो हाई बॉन्ड यहाँ खाली हुआ और ये बॉन्ड यहाँ खाली हुआ। Yes. अब आओ गिनवा लेता हूँ। बोलो ये H को नीचे लगा दो। देखो ये वाला H नीचे चला गया। Yes, sir. अब सिंगल बॉन्ड, अब बोलो यहाँ CH2 बच गया है। Yes, sir. CH2 CH2। अब तुम्हारा रिएक्शन सही है कि गलत, वो भी जांचो। बोलो कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 1 4, 1 2 3 4, सही है? Yes, sir. अब बोलो ये 2 3 4, 1 2 3, अरे 4 ये डबल बॉन्ड है। Yes, sir. बात बोलोगे? Yes, sir. सही है? Yes, sir. अगर यही सवाल देके मैं पूछा होता कौन कायरल कार्बन है, तो तुम लोग खटाक से बता देते। Yes, sir. बताओ ये कायरल कार्बन है? Yes, sir. चारों सिंगल बॉन्ड है? Yes, sir. चारों अलग-अलग? Yes. अब देखो बताओ, ये अल्कोहल ग्रुप है, Yes, sir. ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और अल्कोहल में ऑल जोड़ते हैं, Yes, sir. इसमें अल और आल, एल्डोल, एल्डोल हो गया ना? Yes, sir. इसका नाम है एल्डोल। हाँ, आगे पीछे मत देख, सब कुछ बोल डाल, नाम है एल्डोल। Yes, sir. आगे पीछे मत देख, सब कुछ नाम है एल्डोल। एल्डोल। है? Yes, sir. हाँ, जैसा ये किया, बोलो वैसे कीटोन करे तब मैं समझता हूँ। Yes, sir. नहीं बनाएगा एल डाल तो कहेगा केल डॉल, यानी वो केल डॉल बना है, कंडाल नहीं बोलेगा, केल डॉल। समझ गए ना? Yes, sir. आप दिखाता हूँ। बताओ, अभी डिक्शन ओके हो गया? Yes, sir. अभी यहाँ बताओ, ये बताओ एसीटोन है, यानी एसीटोन है। Yes, sir. तो बोलो एसीटोन और लेना होगा। Yes, sir. तो क्या कहोगे कंडेंसेशन में उसी का 2 अणु होगा, तो 2 खर्चा होगा, 2 खर्चा में 1 आएगा। बोलो यही लो टेम्परेचर पर दयादी की बात है ना? अब बोलो डाइल्यूट सोडा है, सही है? Yes, sir. अब इसको भी इसी मैनर में समझाते हैं। बोलो ये एल्की रेडिकल, ये दोनों के बढ़िया हो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड। अब एक ऐसे नहीं ना लिखना है, ये भाषण में Yes, sir. बोलो प्लस CH3। बताओ दिक्कत है? No, sir. अब आगे का तो तुम खुद ही चला हमको डाल दे। Yes, sir. बोलो इसको ही डाल दिया, Yes. तो बोलो OH हो जाएगा, हाइड्रोजन खाली हो जाएगा। Yes, sir. अब यहाँ उठा के लिख CH3 C, अब बोलो सिंगल बॉन्ड OH। देखो कैसे वो है ना? Yes, sir. अब देखो ये वाला बॉन्ड खाली, ये जाके 6 एक साथ काट कर दिया। Yes, sir. अब ये इधर में डाल सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH। अब इसका नाम रख दो, हो गया? Yes, sir. अब पूछो प्रॉब्लम। No, sir. अब अगर IUPAC का नाम करो तो जाहिर है फंक्शनल ग्रुप है। Yes. 1 2 3 4, बोलो 3 हाइड्रोक्सी Yes, sir. ब्यूटेनॉल। यहाँ देखो
1 2 3 4 और ये 5। अब ये साइड में जाएगा। Yes, sir. तो बोलो ये 4 नंबर है। Yes, sir. 4 है, 4 में 3 और एक 5 था। Yes, sir. 22 आई देशी। Yes, sir. अभी हमने आपको असमानता का समानता का गुण दिखाया था। और कल कहते बेटा पेपर में असमानता भी आता है। तो आइए हम दिखाएंगे कि किस प्रकार एल्डिहाइड कीटोन से असमानता का गुण। अनइक्वल प्रॉपर्टी या डिसिमिलर प्रॉपर्टी। ओके। Yes. तो देखिए असमानता में भी हम लोग 4 पॉइंट दिखाएंगे। तो पहला असमानता तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन में पहली असमानता आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए कि जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए थे तो वो क्या बनाया था? कार्बोक्सिलेशन, है ना? Yes, sir. और कीटोन का किए थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अलावा कार्बोक्सिलिक बनाया था, Yes, sir. है ना? Yes, sir. यानी कि यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हाइड्रेशन दोनों हो रहा है। और जबकि एल्डिहाइड में केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में भी वेरिएशन है। Yes, sir. ठीक है। Yes. चलिए आप लोग जो पढ़े उनको दिमाग से चल रहा है क्या होगा। ये देखिए एसिटाल्डिहाइड कल आपने ऑक्सीडेशन किया है तो ये तुरंत बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। Yes, sir. और जब आपने कल कीटोन का कराया ऑक्सीडेशन तो देखा 4 ऑक्सीजन का हुआ था। Yes, sir. और अब इसको कल का समझाया तो डायरेक्टली में CH3COOH और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कल का समझाया हूँ इसलिए आज मेहनत नहीं कर रहा हूँ। Yes, sir. अब आप देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो उसे डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जल निकले तो डिहाइड्रेशन। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन दोनों होता है, जबकि ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना। Yes, sir. अंतर है या नहीं है? Yes. अब दूसरा अंतर चलिए लेते हैं। यहाँ अपना स्टेटमेंट दे दीजिए। अभी जो बोल रहे हैं वही लिखना। Yes. फिर से सुन लीजिए, सुन के भी लिख लेंगे करके या अभी लिख सकते हैं कि when the aldehyde is oxidizes तो then only carboxylic acid formation happen, while in the ketone not only formation of carboxylic acid happens but also decarboxylation and dehydration also takes place। अब इसी को हिंदी में भी कह रहे हैं कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है, ठीक है। Yes. लेकिन जब एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के साथ डी कार्बोक्सिलेशन यानी डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन भी होता है, ठीक है। Yes. दूसरा अंतर इसमें केवल एक नवजात ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और जबकि इसमें एक अणु के लिए 4 नवजात ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन Yes. है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो आप पहले भी कई बार सुन सकते हैं। अब चले Yes. अब ये दूसरी असमानता
रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। चलिए देखिए क्या कर रहा है। जब आप फॉर्मल्डिहाइड को यानी कि एल्डिहाइड के कंपाउंड को आप अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, पहले लिखिएगा मत, पहले सीखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, आपने हेलो एल्केन में पहला कंपाउंड जिसका केवल उपयोग पढ़ा था, आपने मेथिलीन को राइट पढ़ा था। तो इसलिए आप इससे परिचित हैं। तो इसका नाम मेथिलीन है। ये कॉमन नेम बोल रहा हूँ, पहले इसको समझिए। अभी कॉमन नेम नहीं, आईपीएससी बोल रहा हूँ। बोलो हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन, ये नाम का कंपाउंड बना रहा है। हाँ, ऐसे ही बोलना होगा, हेक्सामेथिलीन। जो लोग नाम नहीं बोलते तो वो पढ़ने में नहीं आता, तो आपको ऐसा बोलना है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और ये मार्केट में यूरोट्रॉपिन के नाम से बिकती है। आप जाओगे। अच्छा, पहले ये भी बता दें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जिन लोगों को मूत्र संबंधी बीमारी होती है, यूरिनल डिजीजेस, जैसे पेशाब रुका है, पेशाब नहीं हो रहा है, लाइक दैट, आ रहा है समझ में? तो जिनको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है उसमें ये दवा के रूप में दी जाती है, अर्थात ये मूत्र संबंधी बीमारियों के लिए ये दवा है और मार्केट में यूरोट्रॉपिन के नाम से बिकती है। और इसका रासायनिक नाम ये है, दिख रहा है आपको? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अब ये कैसे बना? फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल और अमोनिया के 4 के परस्पर सिंथेसाइजेशन से ये कंपाउंड बनता है। अब कैसे बनता है आपको याद न करना पड़े। अब मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, पकड़िए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो अब हम देखिए इसको कैसे लिखना पसंद करेंगे। CH डबल बॉन्ड O। कोई आपत्ति विपत्ति? आराम से सीखिए। मैं बार-बार इसी बात को कहता हूँ कि केमिस्ट्री याद नहीं की जाती है, सीखी जाती है। और आपका प्रीवियस क्लास मैनेज है तो सीखना भी आपके लिए असंभव नहीं है। प्रीवियस क्लास का मतलब जब आपको मैकेनिज्म सिखाया जा रहा है वो वाली बात है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए एक पे और लिख दी, 6 तो लिख दी। और अमोनिया को मैंने आपको लिखना सिखा रखा है HNH2। देखिए HNH2 दिख रहा है? अब पकड़िए HNH2 क्यों ना घुमा के लिख दें ताकि हमको सुविधा पड़ेगी समझाने में। बोलिए, कोई आपत्ति नहीं ना? सही है? अब पकड़िए अब आप देखते ही समझ गए होंगे हम किस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। पकड़ लीजिए, बताइए सब्स्टिट्यूशन होने जा रहा है, प्रतिस्थापन। जो कल आपने पॉइंट नंबर 3 में हाइड्रोजन सेमी कार्बाइड ये सब करवाए, देखो ऐसे ही था ना। देखिए एक पानी निकल गया,
दूसरा पानी निकल गया, तीसरा पानी, और ये चाय पानी हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो शायद आप समझ गए। बोले शायद ये भी समझ गए। क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? H2 देखिए 6 पानी निकल गया। अब बोलिए CH2 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 छठे हो गया कि नहीं? नाइट्रोजन बताइए अब तो प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए बताइए, ये हो गया ना कीटोन, और आप अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो। वैसे आपको अमोनिया लिखना कहा गया है, जैसे सही चल रहा है, तो आप शायद समझ गए। बोलो एक वाटर डिहाइड्रेट हो और ये जाके एडजस्ट हो CH3 C डबल बॉन्ड NH। देखो ये सेकेंडरी अमीन बना लिया है। बोलो इसके जैसा तो नहीं है, ये टर्शियरी अमीन बनाया हुआ है। कुछ लोग को ये नहीं आना होगा तो भी। बोलो एल्किल रेडिकल के साथ NH2 लगा हो तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। क्या बोलते हैं? और जब 2 एल्किल रेडिकल के साथ NH लगा हो सेकेंडरी देखो सेकेंडरी, यानी तुम्हें समझ आ रहा होगा ये अल्कोहल जैसे चल रहा है। प्राइमरी अल्कोहल CH2 CO टर्शियरी ऐसे चल रहा है ना। तो देखो ये टर्शियरी अमीन बनाया हुआ है और ये सेकेंडरी अमीन बना। बोलो अंतर हो गया? ठीक है। आइए देखें जी, अब तक हमने 2 अंतर आपके सामने रखा, ठीक है। अब तीसरा अंतर समझिए। तीसरा अंतर को जानने के लिए आप पहले उसको सुनिए भी, इसको लिखाऊंगा भी क्योंकि ये आपको वाइवा में भी पूछाएगा। तीसरा अंतर क्या है उसको पहले ध्यान से सुनिए। टॉलिंग रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट। अब आपको वाइवा जब प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो आपसे एग्जामिनर पूछ देगा, बताओ टॉलिंग रिएजेंट क्या होता है। जैसे पिछले दिन अल्कोहल में बोले थे ल्यूकास रिएजेंट, बोले थे बेटा वाइवा में पूछेगा, तो ऐसे ही यहाँ भी पूछ देगा टॉलरेंट रिएजेंट का सूत्र बताओ या टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है। अभी मैं लिखा दूंगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, अब वही जा रहा हूँ अंतर में करने कि एल्डिहाइड को अगर टॉलरेंट रिएजेंट के साथ क्रिया कराएं तो टॉलरेंट रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये सब क्या होता है अभी बताओ। रजत दर्पण टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम कीटोन को टॉलरेंट रिएजेंट के साथ क्रिया कराएं तो यह उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। बोलो हो गया ना विभेद? तो पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लो। टॉलरेंट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन विद टॉलरेंट रिएजेंट। यदि एल्डिहाइड को टॉलरेंट रिएजेंट के साथ क्रिया कराएं तो यह एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके रजत दर्पण परीक्षण देता है।
if we make the reaction of aldehyde with a toluene reagent, so then it gives the silver mirror test. ओके Yes. लेकिन उसी में लेकिन ओके लेकिन कीटोन टॉलेन रिएजेंट के साथ क्रिया नहीं करता, अर्थात यह सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, बट ketones do not react with toluene reagent and not give silver mirror test. अब तुम लोग को बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में पूछ दिया कि टॉलेन रिएजेंट कहते कि सभी रिएक्शन दिखाना बाद में होगा, पहले एक एक पर वर्क करो कि कैसे तैयारी करना है। सुनाई दे रहा है? तो अब सवाल पूछा जाएगा कि टॉलेन रिएजेंट क्या है। बहुत आराम से बताओ। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन रिएजेंट, अमोनाइज्ड silver nitrate solution is called toluene reagent. आ गया सभी को? Yes. लिख लो टॉलेन रिएजेंट हेडिंग डाल के। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। Ammonized silver nitrate solution is called toluene reagent. अब टॉलेन रिएजेंट का मैं तुम्हें सूत्र दे रहा हूँ और तुम लोग वो सूत्र नोट करना। silver nitrate plus NH4OH silver hydroxide plus NH4NO3 हाँ चले बेटा। Yes. अब सीखो। देखो बेटा, अब तुमसे वाइवा चल रहे थे और एग्जामिनर ने पूछ दिया कि बताओ बेटा टॉलेन रिएजेंट किससे कहते हैं।
तो एक लाइन का शब्द याद रखना है जो अभी नोट कर चुके हो, है ना? Yes, sir. अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलेन रिएजेंट गया दिमाग में? Yes, sir. अब तुम्हें अगर प्रीवियस क्लास या 9-10 याद हो तो तुम्हें बताया गया है, पढ़े होंगे कि अमोनिया लीकर कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सुने हो? Yes, sir. जब तुम्हें 11 में पीएच पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे दुनिया का सबसे कमजोर क्षार कौन है, इसी को बताए थे। और ये भी कह रहे थे ना कि बेटा याद कर लो, वाइवा में काम आएगा, इसे अमोनिया लीकर कहा जाता है। Yes. इसीलिए मैंने प्रीवियस कह दिया, तो तुम चूंकि दिमाग में रखे हुए हो इसलिए उसको तुम्हारा रिपीट कर लो। और अब आराम से बोलो, जानी गई इसका नाम अमोनिया हो गया, अमोनिया लीकर है। Yes, तो sir. अमोनिया किसी चीज में डालोगे तो वो अमोनाइज्ड हो जाएगा। Yes, sir. तो अमोनियामय, ये देखो अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टीआर कहते हैं, Yes, sir. टॉलेन। अब इसमें क्या करना कठिन लग रहा है? माइंड सेटअप करना है, सीखना है। अब कह सकते हो अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टीआर। अब एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई तुम हमको, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छा बता रहे हो तो कहता है जाओ अमोनिया में, अरे सिल्वर टॉलेन रिएजेंट का रिएक्शन दिखा दो हमको, जाओ हम 30 में 30 दे दिए। ऐसा वो प्लीज होता है जब 2-4-10 सवाल बच्चा बता रहा हो, तो अब उसके लिए तुमको आना चाहिए। देखो सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तुम सब कहे कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया। Yes, sir. इस क्रिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उभय अपघटन कहते हैं। अब देखो कितना सरल बात है, कभी कभी इससे ही पूछ देता है, अच्छा बताओ ये कौन सी क्रिया है? बहुत बच्चे कहते हैं सर प्रतिस्थापन। अरे भैया इनऑर्गेनिक का रिएक्शन चल रहा है, Yes, sir. उसे उभय अपघटन कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Yes, sir. तो आपको बताना चाहिए। तो ये देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। देखो ये रिएक्शन भी फाइनल हो गया। अब दूसरी बार क्या हुआ है? दूसरी बार यह हुआ है कि ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, अब अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल यानी इससे डबल अनुपात में लिया जाएगा। देख रहे हो ना? अब तब ये जाकर के, क्योंकि इसका आयनन कम होता है, राइट है? Yes. अब ये देख लो, अब ये AgNH3 वोल्टोइज और एक प्लस आयन आ रहा है। Yes. हाइड्रोक्साइड। यही है टॉलेन रिएजेंट। देखो अमोनिया में सिल्वर। लेकिन अब आपको एक कमाल की बात बताते हैं कि जब रिएक्शन में इसे यूज करते हैं तो सीधे सिल्वर ऑक्साइड लिखा जाता है। क्या लिखाता है? सिल्वर ऑक्साइड। आप पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि ये वीक है, Yes, sir. अतः ये फट से हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके निकल लिया और सिल्वर ऑक्साइड बन के बाहर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें होंगी जो तुमसे पेपर वाइवा में पूछ सकेगा। बढ़िया कर रहे होगे तभी पूछेगा। तो बेटा ये रहा सिल्वर ऑक्साइड, यानी अब हम जब भी रिएक्शन में दिखाने वाले हैं तो ये सब नहीं लिखने वाले हैं, खाली ये लिखने वाले। अब देखो लिख के दिखाता हूँ, गौर से हटो नहीं। अब ये देखो बेटा टॉलेन रिएजेंट, देखो इसको टीआर घोषित किए और अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब इसको ऑक्सीडाइज करके देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, CH3CO एसिटिक एसिड, और ये देखो चांदी रिलीज कर दिया। अब चांदी माने सिल्वर। अब पकड़ो, जिस टेस्ट ट्यूब में तुमने ये रिएक्शन कराया है, अब उसका कमाल सुनना है, बना के दिखाते हैं। भाई देखो टेस्ट ट्यूब है, इसमें तुमने एसिटाल्डिहाइड इसमें रख लिया। अब यहाँ भी तुमसे सवाल पूछ सकता है कि हमने कल का बताया कि लोअर कैटेगरी किसे कहते हैं? कल का क्यों पता है? मिडिल कैटेगरी किसे कहते हैं? हायर कैटेगरी का एल्डिहाइड किसे कहते हैं?
उसका कौन सा स्टेट है कुल कल का बताएगा। हाँ, तुम में से कई बच्चे देख रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे ये सिनेमा हॉल का पर्दा की तरह है, तो आप जितना मेंटली रूप से पढ़ोगे, जैसे कुछ बच्चे देखता हूँ कुछ बता रहा हूँ इस बॉडी वो लिखने में लगे रहते हैं, यानी वो केवल लेखनी पावर पर ध्यान दे रहे हैं, रीजनिंग नहीं जन्मा रहे हैं, उनको नहीं आएगा, वो याद ही नहीं होगा, 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ तो उसको सोच भी रहा हूँ कि वो मेरी ओर देखे, लेकिन वो अपने में मस्त है, तो उसका रीजनिंग नहीं डेवलप होगा, क्योंकि रीजनिंग पर ही सब कुछ केमिस्ट्री चलती है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सब रिएक्शन देख रहे हैं, तो बोलो हम कौन सा किताब में से देख के लिख रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, रीजनिंग पे काम होता है। रीजनिंग क्लियर रहेगा ना, ओके, यानी वो सब पता रहे। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं वीक एसिड है, ये है वो है, ये सब तो पीछे के क्लास में पढ़ाया गया है। तो जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नॉलेज नहीं जनरेट होगा। तो एनीवे वो कोई बात नहीं है, वो आप सभी में जो है सक्षम है। ये देखिए ये रहा टेस्ट ट्यूब, और उसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, आपको पता है लिक्विड फॉर्म में है। कल का बताए हैं कि लोअर कैटेगरी वाले नॉर्मल बाई वोलेटाइल होते हैं, उड़ने लगता है, तो इसमें आपने रखा। अब आपने टीआर डाल दिया, डालते ही बताइए चांदी यहाँ प्रेसिपिटाइज हो गया। अब आपको याद होगा 11 में जब विलेयता गुणनफल पढ़ाए थे, उसी समय बताए थे कि इसी से हम जवाब देंगे कि अवच्छेद क्यों आता है। कि जब किसी भी रिएक्शन में कोई अभिकर्मक मिलाते हैं तो जिस क्षण विलेयता गुणनफल से ज्यादा हो जाती है उसी क्षण वह अवच्छेद। बोले थे जब वो चैप्टर में पढ़ा रहे थे तब कह रहे थे कि देखो इसका कुल प्रिंसिपल बार में लगेगा, सब बाई बाई सीखते रहेगा। देखो आज जितना बोल रहा हूँ, अभी तो प्रैक्टिकल चालू नहीं किया, लेकिन जितना बोल रहा हूँ कुल का जवाब वहीं पर से ला के दे रहा हूँ। तो इसीलिए उस समय बहुत से स्टूडेंट होते थे जो क्लास छोड़ के गायब रहते थे, हम कहते ही लोग रोएंगे बारे में जाके। तो आप ठीक ना, ये देखो बेटा प्रेसिपिटाइज होता है। देखो कहाँ से वाइवा शुरू हो रहा है, जो तुम कर रहे हो उसी में वाइवा छिपा हुआ है। कोई जानवर कहीं से ला नहीं रहा, वो जो तुम दिखा रहे हो वहीं से वो उठा के पूछ रहा है। ये क्या है तो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हुआ, अब बताओ। कि सर जब हमने इसको मिलाया तो इसकी विलेयता गुणनफल से, इसीलिए वो प्रेसिपिटाइज हो गया। जो करोगे वही में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे लिखना नहीं है। और बुक में जो दिया है वो तो अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो तो कुछ संभावित क्वेश्चन, जब किताब छापा गया तो उसको दिमाग में जो आया वो बन गया, लेकिन वाइवा तो वहीं से स्टार्ट होगा जिस कंडीशन में तुम लैब में मिलोगे, वहीं से वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ब्यूरेट में भर रहे हो केमेनोफोर, तुरंत वो दिया कि क्या भर रहे हो बेटा, तब कहेंगे सर केमेनो पोटेशियम परमैंगनेट, अगर केमेनोफोर बोले तो वहीं पर फिर चेक कर लेगा, इसको कुछ नहीं आना है, क्योंकि केमेनोफोर रसायन की भाषा है, वो सूत्र है, वो पूछ रहे क्या भर रहे हो, तो सोल्यूशन का नाम बोलना पड़ेगा। तुरंत पूछ देगा कौन सा सोल्यूशन है, तो जिसको 11 याद हो पाएगा सर माध्यमिक विज्ञान है, इंटरमीडिएट सोल्यूशन है, ऐसे सवाल शुरू करेगा। तो देख बेटा अब जब इसमें मिलाए तो हाइड्रोजन को प्रेसिपिटाइज हो गया। अब चांदी बताओ, तुम सबने देखा होगा चांदी सफेद होती है। अब एमोनिया भर दोगे तो 11 में तुमको आंतरिक अपवर्तन हिंदी में कहते हैं, अपवर्तन पढ़ाते हुए बताए थे कि पानी अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में जल भरा हुआ हो तो उसका जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है वो चमकता क्यों है। अब देखो फिजिक्स का सवाल है, लेकिन अब यहाँ केमिस्ट्री में लाभ, जैसे यहाँ चांदी इकट्ठा हो गई, बताओ ये सफेद चांदी होती है, और प्रकाश के लिए सफेद वस्तु अच्छी परावर्तन करती है, इसीलिए चमकेगी, और चमकाने का काम दर्पण करता है, इसीलिए उसको कर दिया जाता है ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, मतलब चंदिया चमक रही है सफेद होने के कारण, क्योंकि सफेद वस्तु प्रकाश की अच्छी परावर्तक होती है, इसलिए वो शीशा की तरह चमक रहा है। इसी को रजत दर्पण, रजत माने चांदी, दर्पण माने दर्पण की तरह चमक रहा है, रजत दर्पण टेस्ट।
अब एग्जामिनर पूछ दिया बताओ एल्डिहाइड की पहचान कैसे करोगे? तो कर दो सर, सिल्वर मिरर टेस्ट से करते हैं। क्या करते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट में? टॉलन रिएजेंट डालते हैं। टॉलन रिएजेंट क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टॉलन रिएजेंट कहते हैं। टॉलन रिएजेंट का सूत्र बताओ, फटाक से बताओ। रिएक्शन में क्या लोगे? ये लोगे Na2। आ गया बेटा? यस सर। अब पूछो काम देखते हैं। लेकिन अभी लिखे हो ना कि लेकिन एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, क्यों? कोई रिएक्शन नहीं करता। यस। तो अब हमने नीचे लिख दिया, देखो C/O AG2O। आ गया समझ में? ये रहा थर्ड। अब श्योर है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यस सर। और तुमसे पूछ सकता है यूपीएससी में ना, सबको पता है इसलिए बता दी कि ऐसे पूछ। यूपीएससी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम पर बता रखा हूं। अब चलो अगला पार्ट लेता हूं, फेलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। हाँ चले बेटा। अब ये चौथा डिसिमिलरिटी दिखा रहा हूँ, रिएक्शन विद फेलिक सॉल्यूशन। फेलिक विलयन के साथ अभिक्रिया। ओके? तो आपके मन में फिर से पहले सवाल पे उठेगा ना कि फेलिक सॉल्यूशन कहते किसे? तो आपको इसका भी आपको छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे अभी क्या बताए थे? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। आप गलत ही बोलो, बोलना नहीं बोलो, सही बोलोगे ये जरूरी नहीं। बोलो हो गया? यस सर। आप पूछ रहे हैं फेलिक सॉल्यूशन क्या है? आराम से अल्कलाइन क्यूप्रिक अल्कलाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? यस सर। विलयन को फेलिक सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट ये CuOH का हाइड्रोक्साइड यानी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। वो अमोनिया में है, ये अल्कलाइन माने क्षारीय है। अब जिसको अंग्रेजी शब्द दिक्कत कर रहा है वो कहेगा क्षारीय क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड विलयन को फेलिक सॉल्यूशन। ठीक है? आगे समझ में? अल्कलाइन क्यूप्रिक ऑक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड फेलिक सॉल्यूशन। अब कोई दिक्कत? अब ये भी क्या करेगा, जब आप FR को, FR माने फेलिक, FS को फेलिक सॉल्यूशन, ठीक है? क्या करोगे? एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओगे तो यह बेटा रिएक्शन करके आपको पिंक कलर देगा, गुलाबी रंग। और यही है कीटोन है तो तभी तो समानता होगी। पहले आप फेलिक डाल के फेलिक सॉल्यूशन, हाँ अमोनिया में नहीं, अमोनिया में नहीं, क्षारीय तनिके में लिखने में यही होता है, क्षारीय क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड विलयन को
फेहलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अल्कलाइन क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is called फेहलिंग सॉल्यूशन। अब आपको इस सॉल्यूशन के भी बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बेटा इसको भी अगर कहीं पर आपको रिएक्शन में यूज करना है तो आपको CuOH होल वाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उसे Ag2O दिमाग काम करेगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बोलिए, ये रहा आपका एल्डिहाइड और आपने डाल दिया ये। अब ये देखो ऑक्सीडाइज कर दिया CH3COOH और कार्बन मुक्त कर दिया। अभी प्रेसिपिटेट नहीं देखा, इसी का हमको मिल रहा है पिंक, गुलाबी रंग। और अब बताओ, जब आप किसको चेक करा लेंगे नो रिएक्शन, आप समझ गए? आपको दिया Yes, sir. तो आप बताओ क्या दिक्कत आने की है? Yes, sir. आप देखो तुम लोग अपने माइंड में ये डिस्कशन से जान गई है। ईश्वर आज हमने पेपर नहीं दे पाया है, इसलिए देख ले रहा हूँ, फिर आपको बताऊँ मुझे कौन कौन बताना चाहिए। चलिए क्वेश्चन एक साथ ही मिल रहा है तो बना लीजिए। पहला तो आप जानते हैं रंगगंध अवस्था पे चलना है। ये रंग नहीं, ये है रंग नहीं, तैलीय। तैलीय माने आईवी, बादाम की गंध वाला द्रव। मुझे याद आ रहा है पिछले साल पहला सवाल यही था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना? अब लिख लिया, इट्स ए कलरलेस आईवी and having the almond smell. Almond smell liquid. ये द्रव। सेकेंड पॉइंट, आपको सेकेंड में मिलेगा देखोगे ना? Yes. ये जल में अल्पविलीय है, यानी जल में अल्पविलीय। It is soluble. It is slightly soluble in water. जल में अल्प के लिए तो भूलेगा ना। नेक्स्ट, ये कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलेयशील है। It is completely soluble in organic solvent like alcohol, etc. Yes. अब 3 पॉइंट तो हो गया। अब चौथा पॉइंट जो है बड़ा खास है, क्योंकि ऐसा गुण अभी आपने किसी कंपाउंड में नहीं देखा है।
हो गया। चौथा पॉइंट में डीपी लिख के हम पॉइंट खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक खास कैरेक्टर बताना चाह रहे हैं और वो ये है कि ये पूर्ण अपवर्तनीय है। अभी तक ऐसा कैरेक्टर फिजिकल किसी कंपाउंड में नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव है, यानी पूर्णतया अपवर्तनीय है। अर्थात अगर इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो जो आप पोलराइड में पढ़ते थे पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाता था, आंशिक परावर्तन, समझ रहे हो? और लाइट और कुछ भाग अपवर्तन होकर दूसरे मीडियम में जाता था। इस वाले माध्यम में स्लाइटली भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो आप समझ गए, ऑब्जेक्टिव में ये तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एकदम स्पेशल कैरेक्टर होगा, यानी कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव है। मतलब रिफ्लेक्शन समझ रहे हो? अपवर्तन, माने वो इस माध्यम से दूसरे माध्यम में पूरा का पूरा तरंग चला जाएगा। अब समझ में आ गया? एक खास कैरेक्टर अंडरलाइन भी कर लेना तुमको वाइवा में, रिकमेंडेशन में या वाइवा में या वाइवा को जो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप अपना ऑप्शन लिख सकते हैं। हो गया बेटा? ये पूर्ण अपवर्तनीय है, पूर्ण अपवर्तनीय। बेटा आपस में बात न करो, पढ़ने का मन नहीं लग रहा निकल लो बाहर, कोई जरूरी नहीं। चले बेटा? रिफ्रैक्टिव, कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव। तो मुझे लगता है बहुत ही गलत हो गया। आप केमिकल पर मेहनत करना पड़ेगा।